गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, हम तो बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने जीएसटी के रिवीजन सेशन शुरू किए हुए हैं। तो सर हम आज रिवीजन सेशन के अंदर अपने कौन से चैप्टर को पिक करेंगे? आज हम अपने चैप्टर को पिक करेंगे, दैट इज़ वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर वैल्यूएशन कैसे होती है, उस चीज़ को हम आज पिक करने वाले हैं, उस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। तो सर जिन नोट्स से आप हमको पढ़ा रहे हो वो नोट्स हमको कहाँ से मिल सकते हैं? यार उस नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल सिंपल सा है, मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है। सर आपका नंबर 7988932970 के ऊपर आप मुझको अपना व्हाट्सअप कर दीजिए जिन जिन भी चैप्टर्स के आपको नोट्स चाहिए। क्लियर? यस सर। सर हमको क्या व्हाट्सअप करना होगा? आपको सिंपल अपना नाम एंड आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए आप मुझको वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको चैप्टर प्लस उस वीडियो के नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ। क्लियर? हाँ सर। और ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। जब भी आप मुझको अपना नाम और जो चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए आप मुझको व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं आपको साथ के साथ उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और उस वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर आप हमारे सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। तो चलिए अब सर अब हम क्या करें? अब हम बड़ा सिंपल सा सिस्टम करते हैं। सर क्या अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा चैप्टर? सर अब हम वैल्यूएशन अंडर जीएसटी को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है क्या कि जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन को डील करते हैं हम सेक्शन नंबर 15 से। सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सर वैल्यूएशन हमारा डील होता है, वैल्यूएशन हमारा जो डील होता है सेक्शन नंबर 15 से डील होता है। क्लियर? यस सर। सर अभी अपन जब पढ़ ही रहे हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं। क्या एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। सर सप्लायर ने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, किसको? रिसिपिएंट को। सर जब हमने जीएसटी पढ़ा था तो जीएसटी जब हम पढ़ रहे थे तो अपने को पता था जीएसटी की जो डेफिनेशन थी। सर जीएसटी की डेफिनेशन हमारी थी क्या? जीएसटी की डेफिनेशन अपनी बड़ी सिंपल सी थी। जीएसटी इज नथिंग बट अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर जब आप किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो तभी जीएसटी प्रोविजंस में आता है, यानी यहाँ पर सप्लाई होना ज़रूरी है। यस सर, बिल्कुल यहाँ पर सप्लाई होना ज़रूरी है। और सप्लाई को डील कौन करता है? हमने पढ़ा हुआ है कौन डील करता है। सर सप्लाई को तो हमारा सेक्शन नंबर 7 डील करता है। क्लियर? हाँ सर। अब ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि जीएसटी तो आएगा। अब सर जब जीएसटी आएगा, जीएसटी जब आएगा सॉरी, तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होगी और उसका रेट क्या होगा। सर रेट का क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। गवर्नमेंट कह रही है कि रेट तो हम आपको बता देंगे, गवर्नमेंट विल नोटिफाई द रेट, जीएसटी काउंसिल विल नोटिफाई द रेट। क्या सर उन्होंने रेट्स नोटिफाई किए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने रेट्स नोटिफाई किए हुए हैं। तो सर अब जीएसटी की पेमेंट करनी है, हमने कहा हाँ बिल्कुल जीएसटी की पेमेंट करनी है। तो जीएसटी की पेमेंट करने के लिए क्या अपने पास वैल्यू इनटू में रेट करके ही जीएसटी की पेमेंट करेंगे? हाँ सर। तो वैल्यू कैसे निकलेगी? अब कहानी यहाँ पर आती है कि सर हमको जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यू आपकी निकलेगी सेक्शन नंबर 15 से, सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्या सर गवर्नमेंट वैल्यू नोटिफाई नहीं कर सकती? कभी भी प्रैक्टिकली गवर्नमेंट वैल्यू को नोटिफाई नहीं कर सकती। सर क्यों नोटिफाई नहीं कर सकती? उसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, सिंपल सा रीज़न है कि सर मेरे गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू मुझको पता होगी या सरकार को पता होगी? मोदी जी को थोड़ा ना पता होगी कि मैंने कितने रुपए के अंदर गुड्स बेचे। क्लियर है? यस सर। देन हमारे सिलेबस के अंदर वैसे सेक्शन नंबर 15 जो है, सेक्शन नंबर 15 की जो सीरीज़ है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 तक जाती है। बट सीए इंटरमीडिएट के लिए हमारे को जो सेक्शन नंबर 15 की जो अपने को सीरीज़ पढ़नी है, सर अपने को क्या क्या पढ़ना है? अपने को जो सेक्शन नंबर 15 की सीरीज़ जो पढ़नी है वो केवल और केवल सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से लेकर अपने को क्या पढ़ना है? सर हमको सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 3 तक की ही कहानी यहाँ पर पढ़नी है। क्लियर? यस सर। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं क्या? सर अब हम पढ़ते हैं अपना सेक्शन नंबर
15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब इन्होंने क्या कह दिया, जो भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जिस वैल्यू के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन करी। मतलब जिस भी भाव के ऊपर अपने आपने गुड्स या सर्विसेज आपने सेल करे हैं, ट्रांसफ़र करे हैं, जिस भी प्राइस के ऊपर ऐसा हुआ है वही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। यानी यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू की बात क्या कहती है, वैल्यू क्या होगी सर? वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, बड़ी सिंपल सी बात कह दी इन्होंने, क्या? वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर वैल्यू हमारी होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी यहाँ पर अपन ये बात बोल सकते हैं वैल्यू इक्वल टू टीवी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ, बट लॉ मेकर ने क्या कह दिया? लॉ मेकर ने ये बात कह दी कि वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू बोल देंगे, बट इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर ये नीचे लिखी गई दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये नीचे लिखी गई दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन ही तभी आपकी वैल्यू क्या होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर? यस सर। तो सर वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? वो कंडीशन ये हैं सर, देखें। हाँ सर बिल्कुल देख सकते हैं अपन, कंडीशन कौन सी हैं अभी देखते हैं। क्या? प्राइस इज़ अ सोल कंसीडरेशन। सर आपका प्राइस क्या है? वो सोल कंसीडरेशन है। सर सोल कंसीडरेशन के अंदर कौन सा प्राइस? मोनेटरी कंसीडरेशन। मतलब हमने जब सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन से चैप्टर में? सेक्शन नंबर 7 के अंदर। क्लियर है? यस सर। जब हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या वहाँ पर एक्सचेंज को भी हमने सप्लाई माना था? यस सर। क्या बार्टर को भी अपने ने सप्लाई माना था? यस सर। बट यहाँ पर क्या बात बोल रहा है? ओनली मोनेटरी कंसीडरेशन अगर होगा। सर मेरे पास पुराना फ़ोन था अपना, मैंने पुराना फ़ोन दिया और बदले में डीलर से, सप्लायर से नया फ़ोन ले लिया और कुछ रुपए भी दे दिए, यानी यहाँ पर ड्यूल कंसीडरेशन हो गया। एक तो मेरी तरफ से पुराना फ़ोन गया है और साथ साथ कुछ मोनेटरी कंसीडरेशन भी गया है, तो क्या वो सोल कंसीडरेशन हो पाया? नो सर। क्या मेरी वैल्यू 15(1) के अकॉर्डिंगली निकलेगी? नहीं सर। तो सर वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी बात करेंगे आराम से, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अपन बात करेंगे। क्या कि सर यहाँ पर क्या कंडीशन बोल दी इन्होंने? पहली कंडीशन यहाँ पर बोल दी वैल्यू प्राइस इज अ सोल कंसीडरेशन, और वो कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? खाली मोनेटरी कंसीडरेशन होना चाहिए। यानी अगर आप एक्सचेंज करते हो या बार्टर करते हो तो क्या आपका जो भी कंसीडरेशन होगा, क्या वहाँ पर आप 15(1) लगा पाओगे? द आंसर इज नो। क्लियर? यस सर। अगली बात, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। सर सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। सर हमने क्या रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है? हाँ, जब हम अपना सेक्शन नंबर 7 पढ़ रहे थे तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर हमने शेड्यूल नंबर 1 पढ़ा था। वहाँ पर अपने ने क्या पढ़ा था? हमने वहाँ पर डिटेल के अंदर ये बात देखी थी क्या कि अपने को क्या रिलेटेड पार्टी का मतलब पता था? यस सर। एम्प्लॉयज़ रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टर्स रिलेटेड होते हैं, मेंबर ऑफ एचयूएफ रिलेटेड होते हैं, सेम फैमिली के मेंबर्स रिलेटिव होते हैं। इस तरह की क्या अपने ने बातें करी थी? यस सर, विद एग्जांपल्स। चलो ये वाली बात क्लियर? यस सर। यानी अभी तक की कहानी के अंदर अपने ने क्या पढ़ा? अभी तक की कहानी के अंदर अपने ने ये बात पढ़ी 15 सबसेक्शन 1। 15 सबसेक्शन 1 आपको क्या कहता है सर? 15 सबसेक्शन 1 अपने को बड़ी सिंपल सी बात कहता है क्या कि अगर 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 क्या सर? अगर बड़ी सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी क्या? ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ दो कंडीशन, इफ फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाई। कौन कौन सी? सर सिंपल सी, प्राइस इज अ सोल कंसीडरेशन, और वो कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? मोनेटरी कंसीडरेशन होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड दूसरी चीज़, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। सर सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी। इफ़ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सर इफ़ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वैल्यू क्या बन जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, नॉट सेटिस्फाई, देन वैल्यू एज पर वैल्यूएशन रूल, जो आपकी वैल्यू होगी वो वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। क्लियर? यस सर। क्या सर हमको ये वैल्यूएशन रूल हमको पढ़ने हैं?
नो सर, आपको एवेल्यूएशन रूल नहीं पढ़ने, और आपको पता है ये वाली क्लास जो है हमारी रिवीजन जो सेशंस है वो सीए इंटरमीडिएट के अंदर है, तो सर हम क्या वैल्यूएशन रूल्स पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, आप वैल्यूएशन रूल्स पढ़ोगे अपने सीए फाइनल के अंदर। सर यहाँ पर आप रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 33 तक की कहानी आप यहाँ पर आराम से पढ़ोगे, उसके बाद भी 34, 35 की भी कहानी आप यहाँ पर पढ़ोगे। क्लियर? यस सर। तो आपको इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो वैल्यू कैसे निकलेगी, निकलेगी भाई, टेंशन मत लो, बट उस चीज़ की टेंशन आप कब लेना? सीए फाइनल के अंदर। क्लियर? यस सर। तो चलिए, आई थिंक पहला पेपर आपको क्लियर है। यस सर, बिल्कुल पहला पेपर तो अपने को क्लियर है। पहला पेज आपको क्या कह रहा है? वैल्यू निकलेगी कैसे? 15 सबसेक्शन 1 से, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो अपने को टेंशन लेनी नहीं, टेंशन लेगा सामने वाला, और सामने वाला क्या टेंशन लेगा कि वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यूएशन रूल से। सीए फाइनल के अंदर आप वो टेंशन लोगे। क्लियर? यस सर। तो अब अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर के ऊपर, नेक्स्ट पेपर के ऊपर मूव करते हैं। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। मैंने आपको बताया था सर, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 है, सॉरी सेक्शन नंबर 15 जो हमारा है वो हमारे वाले केस के अंदर, यानी सीए इंटरमीडिएट के लिए अपने को 15 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ही अपने को पढ़ना है। क्लियर? यस सर। तो अब अपन अपने आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, दैट इज पेज नंबर 2 के ऊपर। वो अपने को क्या बता रहा है सर? वो अपने को बता रहा है 15 सबसेक्शन 2। अच्छा, क्या कहने की कोशिश कर रहा है सर? वैल्यू जो 15 1 के अंदर हमने निकाली है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ इंक्लूजन करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज करेंगे वैल्यू को। सर वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्या जीएसटी की लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी की लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर? यस सर। सर क्या कह रहा है? देखें, हाँ सर बिल्कुल बताइए क्या कह रहा है ये वाली बात। ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। 15 सबसेक्शन 2 आपको क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल सा 15 to 1 आपको क्या कह रहा है सर? वैल्यू के अंदर हम शामिल करेंगे क्या? एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस अंडर अदर लॉज। सर किसी दूसरे कानून के अंदर, किसी दूसरे लॉ के अंदर अगर कोई भी टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं तो क्या वो वाले टैक्सेस भी आपकी वैल्यू के अंदर शामिल होंगे? यस सर। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या कह सकते हैं? दैट इज नॉन जीएसटी टैक्सेस और ड्यूटीज। बिल्कुल, नॉन जीएसटी टैक्सेस एंड ड्यूटीज को क्या आप अपनी वैल्यू के अंदर शामिल करोगे? यस सर। इसके ऊपर एक सर्कुलर आया था नवंबर 2019 के अंदर। सर क्या सर्कुलर आया था? आपने जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, हमारे पार्ट के ऊपर टैक्सेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका टीडीएस। क्लियर? यस सर। सर जब हमने टीडीएस वाला चैप्टर अपना पढ़ा था तो वहाँ पर अपने ने टीडीएस एंड टीसीएस को डिस्कस किया था। वहाँ पर अपने ने एक पॉइंट देखा था क्या, कि अगर कोई भी कार का डीलर किसी कस्टमर को 10 लाख रुपए से ऊपर, 10 लाख या उससे ज़्यादा की गाड़ी सेल करता है तो उसको 1% का टीसीएस कलेक्ट करना होता है और वो गवर्नमेंट के पास जमा करवाना होता है। क्लियर? ऐसा क्यों था उसकी सारी डिटेलिंग अपने ने पढ़ चुके हैं अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर। देन लॉ मेकर्स ने क्या कह दिया? सर लॉ मेकर ने कह दिया जो भी टीसीएस होता है, जो भी टीसीएस होता है अंडर इनकम टैक्स, वो ऐड नहीं होगा। सर उसका कारण क्या था? उसका कारण बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि सर टीसीएस टैक्स की नेचर के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं ली जाती। सर टीसीएस केवल और केवल इस वजह से लिया जाता है कि आपको ले लिया, आपसे टैक्स टीसीएस ले लिया कस्टमर से, जब कस्टमर अपनी रिटर्न भरेगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, जब भी अपनी रिटर्न भरेगा अंडर सेक्शन 139 के अकॉर्डिंगली, जब भी अपनी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा तभी उसको क्या उस टीसीएस का क्रेडिट मिल जाएगा। बिल्कुल सर, उसको उस टीसीएस का क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। रेगुलर क्लास के अंदर हमने इस चीज़ के ऊपर अपना पूरा का पूरा एक केस स्टडी डिस्कस की हुई है। अभी हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको पता भी होगा कि ये वाली बात कहाँ तक थी। क्लियर? यस सर। अगली चीज़ सर, अगला क्या है? अगला नोट सर, म्यूनसिपल टैक्सेस अगर लॉ मेकर दे दे, वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आ जाए क्या कि
10,000 रुपये के गुड्स हैं और उसके ऊपर म्यूनसिपल टैक्सेस लग रहे हैं 1,000 रुपये के, तो हमारी वैल्यू क्या होगी सर 11,000 रुपये वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे टैक्सेस ऐड करने हैं अदर देन जीएसटी। जीएसटी को छोड़कर जितने भी आपके टैक्सेस लगते हैं वो सारे के सारे टैक्सेस क्या आपको करने पड़ेंगे, ऐड बैक करने पड़ेंगे। क्लियर? यस सर। 15 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, 15(2)(a आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। सिंपल सी बात, एनी टैक्सेस ड्यूटीज और सेस अंडर अदर लॉज दैट इज नॉन जीएसटी टैक्सेस ड्यूटीज आर एडेड अंडर द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के अंडर आप उसको क्या करोगे, ऐड बैक करोगे। ये कौन कहता है? 15(2)(a कहता है। सर क्या टीसीएस को ऐड बैक करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं भैया, टीसीएस को ऐड बैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद एनी अमाउंट, बी पॉइंट आपका क्या कह रहा है? बी अपने को क्लोज कह रहा है क्या? एनी अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे। सर एक ऐसी अमाउंट जो कि रिसिपिएंट ने इनकर करी बट जिसकी ओब्लिगेशन किसकी थी? ओब्लिगेशन थी सर उस अमाउंट को पे करने की, किसकी? सप्लायर की। सप्लायर इज लायबल टू पे। सर जिसकी ओब्लिगेशन थी सप्लायर की, अगर सप्लायर की ओब्लिगेशन जो खर्चा करने की थी वो खर्चा सप्लायर ने ना करके अगर रिसिपिएंट ने किया तो क्या वो वैल्यू के अंदर ऐड बैक होगा? यस सर। सर इसका एग्जांपल दोगे? एग्जांपल अभी नीचे देखेंगे, एक बार नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है? नोट के अंदर लिखा हुआ है क्या? इफ समथिंग वाज नेवर ओब्लिगेशन। सर अगर कोई चीज ओब्लिगेशन नहीं है टू द सप्लायर under contract of supply and the amount has been incurred by the recipient, then that shall not be included under this। सर क्या कह दिया? 15(2)(b आपको क्या कह रहा था? एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट अगर कोई अमाउंट इनकर करता है दैट सप्लायर इज लाइबल टू पे। सप्लायर की लाइबिलिटी जो है पे करने की, अगर सप्लायर लाइबल है पे करने के लिए, देन क्या ऐड बैक होएगा? यस सर। बट अगर सप्लायर का कभी कोई ओब्लिगेशन ही नहीं रहा, कभी कोई नेवर ओब्लिगेशन, कभी सप्लायर की लाइबिलिटी ही क्रिएट नहीं हुई, तो क्या ऐड बैक होगा? नहीं सर, ऐड बैक नहीं होगा। सर उस वाले केस में सिंपल 2 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं क्या, कि सर मैंने अपने घर पे ना एक एसी लिया, घर के लिए मैंने अपने घर के लिए दिवाली के लिए एक रेफ्रिजरेटर लिया। एसी की तो रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, एक रेफ्रिजरेटर लिया। क्लियर? सर मैं रेफ्रिजरेटर लेने गया, अब सामने वाले बंदे से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, कि भैया रेफ्रिजरेटर को ना सेटअप करके मेरे को दे देना। वो कहता है ठीक है, सेटअप की जिम्मेवारी उसकी है। अब हुआ क्या, वो बंदा ये बात कहता है कि सर आप एक काम करना, 40,000 रुपये का आपका रेफ्रिजरेटर है, सेटअप के चार्जेस 1,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा अभी तो हमारी नक्की हुई है बात, क्या कि आप मेरे को सेटिंग अप के जो भी सेटिंग अप की वो होगी खर्चा होगा वो आप बियर करोगे। यानी आप बोला सुनो तो लो बात, आप मेरे को 39,000 रुपये रेफ्रिजरेटर के प्रोवाइड करवा दीजिए। हमने कहा हाँ। बोला एक बंदा आएगा 1,000 रुपये वो आपसे ले जाएगा सेटिंग अप के चार्जेस, आपने 40 देने थे, हो गया नक्की। मैंने कहा हाँ। देन वैल्यू इस वाले केस में क्या होगी? ओब्लिगेशन किसका था? सप्लायर का। पे किसने किया? मैंने। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड बैक करेंगे। यस सर। वैल्यू क्या हो जाएगी? सर इस वाले केस में हमारी वैल्यू हो जाएगी 40,000। वहीं अगर मैं सप्लायर को कहता कि भैया मेरे को रेफ्रिजरेटर दे दो, सप्लायर कहता है ठीक है 39,000 रुपये के अंदर रेफ्रिजरेटर ले जाओ, कोई सेटिंग अप की बात नहीं, मैंने बाहर से थर्ड पार्टी से किसी सेटिंग अप वाले को बुलाया और उसको 1,000 रुपये दिए, देन उस केस के अंदर वैल्यू क्या होगी? सर उस केस के अंदर हमारी रेफ्रिजरेटर की वैल्यू होगी 39,000 और सेटिंग अप के चार्जेस की वैल्यू होगी क्या? 1,000 रुपये। क्लियर है? यस सर। पक्की बात? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन अपन ने अभी क्या पढ़ा? सर हमने अभी तक पढ़ा क्या? हमने अभी तक पढ़ा क्या? एनी अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे। नोट, अगर सप्लायर का ओब्लिगेशन नहीं है तो कभी भी वो ऐड बैक नहीं होगी। क्लियर? यस सर। सर कुछ एग्जांपल, फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड्स या डाइस सप्लाइड, फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड्स या डाइल्स सप्लाइड बाय एप्पल टू इट्स कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। सर
कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर को, एप्पल कंपनी ने अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कोई डाइज या मोल्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए, देन उनके कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा। अगर अगर सर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में सप्लायर का ऑब्लिगेशन आ रहा है, अगर सप्लायर का ऑब्लिगेशन आ रहा है तो वैल्यू के अंदर एडबैक होएगा, अदरवाइज वैल्यू के अंदर एडबैक नहीं होएगा। क्लियर है? यस सर, पक्की बात। हाँ जी, आगे करें। यस सर, करिए आगे। आगे क्या कह रहा है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग एक्सेट्रा। सर जो भी मेरे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई, गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर क्या कह रहा है? आपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के टाइम पर कोई आप इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कर देते हो डिलीवरी से पहले या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर आप कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कर देते हो देन सर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब कोई आपके पैकिंग चार्जेस, कोई आपका कमीशन, कोई आपके डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग के चार्जेस, कोई आपका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के चार्जेस, कोई आफ्टर सेल सर्विसेज के चार्जेस, कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इस तरह के अगर आपके कोई भी खर्चे होते हैं तो वो खर्चों को क्या आप अपनी वैल्यू के अंदर शामिल करोगे? ये सर हुआ क्या, मेरे को एक गाड़ी लेनी थी, मैंने एक गाड़ी ले ली, गाड़ी वाले ने क्या कहा, कार वाले बंदे ने बात कही कि आप सेल कर दी हमने, आगे आने वाली 5 सर्विसेज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एफओसी के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। हाँ सर बिल्कुल, एफओसी के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। देन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अपनी कोई भी सर्विसेज, क्या कंपनी ने उन आगे आने वाली जो कंपनी कह रही है फ्री के अंदर सर्विसेज दूंगी, आपकी गाड़ी फ्री के अंदर ठीक करके दूंगी, क्या कंपनी ने ऑलरेडी उसके खर्चे को एडबैक कर रखा होगा, कहीं ना कहीं प्रोविजन बना रखा होगा? यस सर, क्या वो एडबैक होना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल, क्लियर। हाँ जी, आगे करें। आगे क्या कह रहे हैं? ABC 3 पॉइंट कर चुके। पहला पॉइंट, कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, जीएसटी को, जीएसटी वालों को छोड़कर, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस जो भी जीएसटी के लगते हैं उनको छोड़कर बाकी सारी वैल्यू के अंदर ऐड होंगे। यस सर। अगला, कोई भी सप्लायर का ऑब्लिगेशन था और उसको बायर ने मीट आउट किया है तो भी क्या एडबैक होगा? यस सर। उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई पैकिंग के, कमीशन के, कोई डिलीवरी चार्जेस या फिर कोई डिज़ाइन के खर्चे अगर कोई होते हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर होते हैं तो क्या एडबैक होंगे? यस सर। उसके बाद क्या कहा है? इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। सर सप्लाई के लिए कोई इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी अगर आपकी लगती है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डिले पेमेंट के लिए अगर आपको कोई पेमेंट करनी पड़ती है तो भी क्या वो एडबैक होएगी? यस सर। सर हुआ क्या, हमने कहा क्या कि सर सपोज करते हैं मेरे पास ना पोस्टपेड कनेक्शन है जियो का। अच्छा, पोस्टपेड कनेक्शन का मतलब मेरे पास बिल होकर आएगा, बिल बनकर आएगा। यस सर, आपके पास बिल बनकर आया, आपने क्या किया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बड़ी सिंपल सी बात करी। सर आपने क्या किया? मैंने ये बात की क्या बिल लेट पे किया तो सर मेरे को क्या लेट फीस भी देनी पड़ेगी? यस सर। क्या उस लेट फीस के ऊपर भी जीएसटी आएगा? यस सर, पक्की बात। हाँ। सी एडिशनल नोट्स ऑन पेज नंबर 3। सर अगले पेज के ऊपर एक बार आप एडिशनल नोट्स भी देख लो, ये बात कह रहा है, देख लें। हाँ सर बिल्कुल, अगले पेज के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी। चलो जी, सर क्या कह रहा है देखते हैं। सर क्या कह रहा है? एडिशनल नोट्स ऑन इंटरेस्ट, लेट फीस एक्सेट्रा। सर एडिशनल नोट्स बोल रहा है किस किस चीज़ के लिए? इंटरेस्ट और लेट फीस के लिए। क्या कह रहा है? सर एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े प्यार से आराम से समझेंगे एग्जाम्पल को। सर क्या कह रहा है? सर ये बात कह रहा है क्या कि हमारा एक सप्लायर था और एक रिसिपिएंट था। सर सप्लायर रिसिपिएंट को क्या कर रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कितने रुपए की मान के चलते हैं गाड़ी दे रहा है? 20 लाख प्लस में जीएसटी। अच्छा सर, बट इस बंदे के पास तो 20 लाख रुपए नकद के अंदर है ही नहीं, इसके पास तो फंड्स पड़े ही नहीं 20 लाख रुपए के, बट इसको गाड़ी की नीड है। देन
सर क्या करें भाई, फाइनेंस करवा ले, यानी आपको 20 लाख रुपए एकदम से इसको देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ऑफ फाइनेंस। सर किसके पास ऑप्शन है? ऑप्शन है किसके पास? रिसिपिएंट के पास। सर हुआ क्या, दिवाली के माहौल के अंदर, दिवाली के सीजन के अंदर सप्लायर रिसिपिएंट के पास आया। सप्लायर रिसिपिएंट को क्या कहता है? सप्लायर रिसिपिएंट को एक बात कहता है। सर क्या कहता है वो? वो सप्लायर रिसिपिएंट को कहता, सॉरी रिसिपिएंट सप्लायर के पास आया, रिसिपिएंट कहता है मेरे को गाड़ी चाहिए बट मेरे पास रुपए नहीं है। सप्लायर कहता है ऐसे तो फिर हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे। बोला ठीक है फिर मैं बाद में ले लूँगा, बट सप्लायर की भी तो नीड है ना उसको गाड़ी देने की। सप्लायर कहता है क्यों टेंशन ले रहे हो, रुपए ही नहीं है, गाड़ी तो है, गाड़ी ले जाओ। बोले फिर कैसे करेंगे? बोले हम आपको ना एक ऑप्शन दे रहे हैं। किस चीज़ का? आप हमसे गाड़ी को फाइनेंस करवा लो और आप एंड पे इन ईजी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने आप हमको एक थोड़ी थोड़ी अमाउंट देते रहना और आप गाड़ी का मजा लो। वो कहता है ये बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है। देन अब जो बात आएगी, अब क्या आएगी? सर अब इसके पास दो ऑप्शन है। क्या? सेलर हिमसेल्फ ग्रांट ईएमआई इंस्टॉलमेंट। सर सेलर, सप्लायर खुद ही उसकी ईएमआई बना देता है, खुद ही बता देता है कि भैया मैं आपको लोन प्रोवाइड करवा देता हूं। यानी यहां पर दो सर्विसेज हो रही हैं, कौन कौन सी? एक तो गाड़ी देने की और एक लोन प्रोवाइड करवाने की। क्लियर? वो खुद ही लोन प्रोवाइड करवा देता है, या फिर सेलर या फिर रिसिपिएंट क्या कहता है? लोन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंस कंपनी, किसी फाइनेंस कंपनी से वो लोन ले लेता है। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पहली बात सर प्रोविजनिंग, सर क्या कह रहा है? सर कह रहा है क्या कि प्रोविजनिंग ऑफ लोन फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। सर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है सर, उसका लोन प्रोवाइड करने का काम थोड़ा ना है, उसका तो गाड़ियाँ सेल करने का काम है। अपने एग्जांपल में ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सर प्रोविजनिंग ऑफ लोन, आपने लोन प्रोवाइड करवाया फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, वो आपकी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। रादर सच फाइनेंसिंग शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सर वो जो आपकी एक्टिविटी है उसको हम क्या मानेंगे? आपका पार्ट एंड पार्सल मानेंगे। किस चीज़ का? आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स का। हमने जब सप्लाई वाला चैप्टर अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ा था तो अपने ने वहाँ पर देखा था दो तरह की सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। क्लियर है? इस तरह रिविजन्स के अंदर भी अपन अपने को सप्लाई वाले चैप्टर को लेंगे बट धीरे धीरे। क्लियर? तो सर वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड इक्वल टू प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एलिमेंट। आया कुछ कुछ समझ? यस सर। यानी अब अपने को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। क्या? अगर सेलर गुड्स सप्लाई करता है और वो ही उसका ईएमआई का प्रोविजन बनाकर देता है तो क्या वो फाइनेंस चार्जेस जो इंटरेस्ट वगैरह लेगा क्या वो एड बैक होगा? यस सर। कहाँ पर लिखा हुआ है? 15(2)(d) के अंदर। क्लियर है? यस सर। सर सेलर कहता है अपने को इस मगजमारी के अंदर नहीं पड़ना, कल को ये ईएमआई की पेमेंट करे ना करे, मैं अपनी गाड़ियाँ बेचूंगा या लोन की रिकवरी करता शुरू करूँगा। मैंने तो उसको कह दिया भैया हम फाइनेंस नहीं करवाएंगे, आप एक काम करो, लोन जो आपको लेना है वो लोन आप ले लो फाइनेंस कंपनी से, यानी किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले लो, वो ही इन चीज़ों के अंदर माहिर है। हमने कहा ठीक है। देन सप्लायर ने क्या किया? रिसिपिएंट को सप्लाई करे गुड्स और सर्विसेज। सर अब वो गुड्स और सर्विसेज के लिए उसके पास रुपए तो है नहीं, तो सप्लायर कहाँ पर गया? सर बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद बैंक ने सप्लायर को क्या प्रोवाइड करवाया? सर फाइनेंस प्रोवाइड करवाया। ये इसको क्या प्रोवाइड करवाएगा? सर ये इसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है? यस सर। इसके पास रुपए आ गए, रुपए आने के बाद इस रुपए का क्या किया? इसने रुपए पेमेंट कर दी इसको। क्लियर है? वैल्यू ऑफ गुड्स, सर पहले एक्टिविटी के अंदर सप्लायर और रिसिपिएंट की जब एक्टिविटी हुई तो उसके अंदर हमारी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इक्वल टू बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के जो भी बेसिक प्राइस होंगे यानी विदाउट इंटरेस्ट जो गुड्स के प्राइजेज होंगे क्या वो यहाँ पर आ जाएंगे? यस सर। अगले वाले पार्ट के अंदर सर बैंक ने फाइनेंस करवाया और इसने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट
इंक्लूडिंग पेनल इंटरेस्ट। सर हमने जब अपनी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इन शॉर्ट जब हमने अपना एग्जामिशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर अपने ने देखा था जब भी बैंक आपको इस तरह की कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज करता है वो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है, यानी बैंक जो भी आपसे इंटरेस्ट के नाम के रूप में लेगा क्या उसके ऊपर कोई जीएसटी आएगा नहीं सर। क्लियर है? यस सर। तो जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो अपने को क्या देखना है, हमको बड़ा सिंपल सा देखना है, सिंपल सा क्राइटेरिया क्या कि जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाया गया अगर सेलर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया तो इंटरेस्ट को क्या एड बैक करेंगे, यस सर। पैनल इंटरेस्ट को क्या एड बैक करेंगे, यस सर। बट वहीं अगर फाइनेंस प्रोवाइड करवाया गया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के द्वारा अगर फाइनेंस प्रोवाइड करवाया गया तो क्या अपन इंटरेस्ट को एड बैक करेंगे, नहीं सर। अब थोड़ी सी क्लैरिटी प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर अपन चलें देन अपन क्या बात कह सकते हैं सर, हम एक बात और ये भी कह सकते हैं कि क्या कि सर अगर अपने को इस तरह से कोई चीज़ करनी हो तो सेलर से गुड्स ना लेकर के हमको कैसे लेना चाहिए, ईएमआई का ऑप्शन सेलर से ना लेकर के हमको कहाँ पर लेना चाहिए सर, अपने को फाइनेंस कंपनी या बैंक से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर तो एटलीस्ट जीएसटी नहीं लगेगा, एटलीस्ट वो वाली वैल्यू तो अपने को सस्ती पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। तो आगे कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल आगे कर सकते हैं। हमने अपने 15 सबसेक्शन 2 तक की कहानी अपन पढ़ रहे थे। 15(2) के अंदर हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा क्या, 15(2)E क्या कह रहा है, थर्ड पार्टी सब्सिडी। सर अगर कोई अपने को थर्ड पार्टी सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, सर यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो सब्सिडी जो मिलनी चाहिए वो थर्ड पार्टी से, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अपने को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, एंड वो सब्सिडी जो हो वो डायरेक्टली आपकी लिंक होनी चाहिए किससे, आपके प्राइस से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन क्या वो वैल्यू के अंदर, वो सब्सिडी वैल्यू के अंदर एडबैक होगी, यस सर। गवर्नमेंट सब्सिडी वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सर गवर्नमेंट सब्सिडी अगर आपकी मिलेगी वो क्या आपकी एडबैक होएगी, नो सर। पक्की बात? हाँ सर। अगर आपको किसी फॉरेन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाए तो क्या एडबैक होगी, यस सर। क्लियर है? पक्की बात? हाँ सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यानी यहाँ पर अपने ने अपना पढ़ लिया क्या, 15(2). 15(1) क्या कह रहा था, वैल्यू इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं है, दूसरा प्राइस है सोल कंसिडरेशन और वो कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म के अंदर होना चाहिए। क्लियर? फिर अपने ने पढ़ा 15(2) ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर हम इंक्लूड करेंगे क्या, 5 चीज़ों को, कोई भी टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले, कोई भी सेलर का ऑब्लिगेशन था, सप्लायर का ऑब्लिगेशन था और उसको मीट आउट किसने किया है, बायर ने, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह, और कोई भी सब्सिडी जो कि थर्ड पार्टी से मिली हो एंड जो कि डायरेक्टली लिंक हो प्राइस से। क्लियर है? यस सर। इसके जितने भी एग्जांपल्स बन सकते थे अपने ने रेगुलर क्लासेस के अंदर अपने एग्जांपल्स पूरे के पूरे इन डिटेल कर चुके थे। क्लियर? यस सर। आगे पढ़ें? हाँ सर आगे पढ़ते हैं। अभी हमारी इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन आ गया है। सर वो सेक्शन कौन सा है, बड़ा सिंपल सा, 15 सबसेक्शन 3। सर इसके अंदर एक्सक्लूजन्स की बात कर रखा है और एक्सक्लूड क्या करेंगे, डिस्काउंट्स को। डिस्काउंट्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर डिस्काउंट आएगा तो क्या कह रहा है, क्या डिस्काउंट गिवन अप टू टाइम ऑफ सप्लाई। सर अगर टाइम ऑफ सप्लाई तक आपने डिस्काउंट दे दिया तो क्या वो वैल्यू के अंदर एडबैक वो वैल्यू से लेस होगा, यस सर। सिंपल सी बात, हमने डिस्काउंट की कहानी सबसे पहले कब स्टार्ट करी थी, सर हमने डिस्काउंट की कहानी सबसे पहले 10+1 में पढ़नी स्टार्ट करी थी जब हमने अकाउंट्स पढ़ रहे थे। जब आप अपना अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपका एक चैप्टर था जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में वहाँ पर पढ़ा था और वो अपने को बता रहा था डिस्काउंट कई तरह के होते हैं। पहला डिस्काउंट उसने बताया था ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट वो ही डिस्काउंट होता है जो आपके इनवॉइस के अंदर एड इनवॉइस से लेस हो जाता है। यानी जब भी आपने इनवॉइस बनाया सर इनवॉइस के अंदर वैल्यू लिखोगे, यहाँ पर आप अपने डिस्काउंट को अगर लेस कर देते हो तो
यहाँ पर आपकी आएगी कौन सी, यहाँ पर आपकी आएगी ग्रॉस वैल्यू, यहाँ पर आएगी आपकी नेट वैल्यू। सर नेट वैल्यू के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। क्लियर है, यस सर, पक्की बात, पक्की बात, यस सर। सर अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अप टू द टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको पता है डिस्काउंट देना है और वो डिस्काउंट आपका इनवॉइस के थ्रू पास हो रहा है, तो क्या आपको वैल्यू के अंदर कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं सर, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इनवॉइस से पास ऑन हो रहा है तो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, डिडक्ट हो चुका होगा। बट इनवॉइस से पास नहीं हो रहा तो क्या लेस करने की ज़रूरत है? यस सर, उसको एक्सक्लूड करेंगे। यस सर, यानी अगर कोई डैमेज हो गया, मैंने गुड्स लिए 1 लाख रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और वो ट्रांसपोर्टेशन था FOR बेसिस। FOR बेसिस का मतलब सप्लायर मेरे घर तक मेरे को गुड्स को प्रोवाइड करवाएगा। देन जो भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो भी अपना क्या हुआ सर, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर अगर मेरे कुछ गुड्स डैमेज हो गए, देन उन डैमेज गुड्स का हर्जाना डैमरेज कौन भुगतेगा सर? वो सेलर भुगतेगा। तो उस डैमरेज को सेलर ने मेरे को इनवॉइस से पास ऑन नहीं किया, अलग चीज़ से पास ऑन किया। उसने कहा ठीक है यार 10,000 रुपये कम दे देना। मैंने कहा ठीक है। देन सर क्या वो लेस होगा वैल्यू के अंदर से? यस सर, पक्की बात, हाँ। क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न, सर डिस्काउंट दिया हुआ है यानी वैल्यू ही कम मिल रही है। और ये बात एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता थी, सप्लाई के टाइम पर पता थी सर वैल्यू ही कम मिल रही है, तो क्या जो वैल्यू कम मिल रही है उसके ऊपर भी क्या हम सरकार को जीएसटी दे दें? नहीं सर। क्लियर? यस सर। उसके बाद पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो सप्लाई के बाद वाले डिस्काउंट को भी हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे वैल्यू में से। क्या? नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सर जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो अपने को पहले एट द टाइम ऑफ सप्लाई अपने को पता होना चाहिए। अगला, डिस्काउंट लिंक टू द रेलिवेंट टैक्स इनवॉइस। जो आपका डिस्काउंट होगा वो आपका डिस्काउंट लिंक होना चाहिए आपके रेलिवेंट टैक्स इनवॉइस से, आपके टैक्स इनवॉइस से क्या होना चाहिए? लिंक। अगला, related input tax credit has been reversed by the recipient of the supplier। सप्लाई, सर सप्लाई से रिलेटेड सपोज करते हैं 1 लाख रुपए के मैंने गुड्स लिए सर, तो 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी भी लगा होगा, तो सर सपोज करते हैं 18% से इस 18,000 रुपये का क्या मैंने आईटीसी ले लिया होगा? यस सर, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18। हम भी रिवीजन सीरीज के अंदर लेंगे बट रेगुलर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 16, 17, 18 को। देन जो भी आपका जीएसटी बना, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बना, क्या उसका 18,000 रुपये का आपने आईटीसी ले लिया होगा। अब आप कह रहे हो वैल्यू के अंदर क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। सपोज करते हैं सर वैल्यू के अंदर कितना 50% का एक्सक्लूड करना है। सर 50,000 रुपये की वैल्यू है तो यार जीएसटी भी तो 9,000 रुपये का होना चाहिए। सर टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 59,000 रुपये की। बट सर आप 18,000 रुपये का क्या ले चुके हो? आईटीसी। तो वो रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हैज़ बीन रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। सर रिसिपिएंट के द्वारा वो आईटीसी क्या होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल, ईयर एंड डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, इस तरह के जो डिस्काउंट्स होते हैं वो अपने पोस्ट सप्लाई के डिस्काउंट होते हैं। क्लियर? यस सर। तो सर आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज रिवीजन लेक्चर ऑफ वैल्यूएशन अंडर जीएसटी फॉर सीए इंटरमीडिएट के अंदर हमने आज क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 3 तक की सारी कहानी हमने पढ़ ली। क्लियर? आपको अब क्या करना है? ये वाला लेक्चर आराम से देखने के बाद, ये वाला लेक्चर आराम से यानी सिंगल एक की स्पीड पर देखने के बाद, स्पीड को इंक्रीज नहीं करना, आराम से लेक्चर को देखने के बाद जो भी टीचर की आपके पास बुक है, किसी भी टीचर की अगर आपके पास बुक है, उस बुक के अंदर से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट आता है देन आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर दैट इज 7988932970 के ऊपर उस डाउट को, उस क्वेश्चन को की फ़ोटो खींच के आप मुझको वो सेंड कर सकते हो ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने का प्रयास कर सकूं। क्लियर? यस सर। तो होप सो आपको आज का रिवीजन लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का रिवीजन लेक्चर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। क्लियर? यस सर। और अगर आपको इन नोट्स की, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, हम लोगों ने जो हैंड रिटन नोट्स डेवलप किए हुए हैं, जो बनाए हुए हैं, जिनको अपन रिवीजन सेशंस के अंदर लेंगे, अगर उन नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है देन आप मुझको सिंपल एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, आपका नाम और आप पेपर कब देने वाले हैं, दैट इज़ नवंबर के अंदर या फिर जनवरी और फरवरी के अंदर, जब भी इंस्टीट्यूट ने ओप्ट आउट वाला सिस्टम बनाया हुआ है, जब भी आप पेपर देने वाले हैं आप अपना मुझको बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको साथ के साथ नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा। क्लियर? यस सर। तो चलिए बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए और इस वीडियो लेक्चर को आराम से सुनकर, इस वीडियो लेक्चर को आराम से सुनकर जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर है, वेदर स्टडी मटेरियल के अंदर है, किसी और रेलिवेंट बुक के अंदर है, किसी भी बुक के अंदर है, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्लीज़ कर लीजिएगा। खाली लेक्चर सुनना इज़ नॉट इनफ फॉर यू। क्लियर? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। तो चलिए बाकी बातें हम कल की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।